All right. So Nancy, what I mean, till what topic we have covered? Like we have covered all types of. We are doing the functions of management, planning and all. Okay, we started with the functions of management. Yes, ma'am. Okay. 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 So those who are joining for the first time, I'll give you the brief like what we have covered. For the principles of management, we have already covered what is management. Like management होता क्या है? So मोटा मोटा अगर हम बात करें management का, management means to get the work done by people and motivate them so that they give their best. और आपका जो organization का goal है, that is also met. So that is more of a management. We have also covered the management styles, which includes auto leadership. Auto leadership में क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग और इन सब के टाइम पर क्या है कि इनपुट जो है टीम मेंबर्स से ना होकर सीधा सीधा उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं. देन ट्रांजैक्शनल लीडरशिप भी कवर किया है. दिस इज आल्सो मोर सॉर्ट ऑफ दिस ओनली. ऑटोक्रेटिक का जैसे ही है, लेकिन जो है ये आपका एक छोटे से कोई स्पैन के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हम इसको यूज करते हैं, जहाँ पे कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और कुछ कुछ फीडबैक भी लेते हैं. ब्यूरोक्रेटिक में अगेन वो कमांडिंग वाला हो जाता है. कैरिज्मेटिक में आपकी पर्सनालिटी में इतना करिश्मा होता है कि लोग खुद ही मोटिवेटेड होते हैं काम करने के लिए. ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कहने का मतलब, पूरी टीम को ही ट्रांसफॉर्म करते हो, पूरे काम को ही ट्रांसफॉर्म करते हो. एंड देन इसमें भी मोर ऑफ लाइक मोटिवेशन रहना चाहिए. एंड देन क्रिएटिविटी की बात होती है. ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी. देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशनल हमने कर लिया. ओके. एंड देन वी हैव कोचिंग लीडरशिप. कोचिंग लीडरशिप इज मोर ऑफ अ मेंटोरशिप, वेयरइन आप टाइम टू टाइम कोच करते हैं, टाइम टू टाइम बताते हैं, गाइडेंस देते हैं और अपनी टीम को डेवलप करते हैं. देन वी हैव अ डेमोक्रेटिक लीडरशिप. यहाँ पर लोगों को पार्टिसिपेट करने का डिसीजन मेकिंग में पूरा पूरा एक अपर हैंड दिया जाता है. लोगों के ओपिनियंस यहाँ मैटर करते हैं. देन वी हैव कोलैबोरेटिव लीडरशिप, जहाँ पर लोगों को अक्रॉस फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज के जितने भी लोग हैं उन सबको एनकरेज किया जाता है कि आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, ताकि हम एक अच्छा आउटपुट निकाल सकें. देन एक लेसेस-फेयर लीडरशिप होती है, जिसमें कि आपको फुल्ली छोड़ दिया जाता है. मतलब छोड़ दिया जाता है इन द सेंस, आपका जो सुपरवाइजर है, आपका जो मेंटोर है, आपका जो बॉस है, वो आप पर इतना ट्रस्ट करता है दैट ही गिव्स यू अ कंप्लीट लिबर्टी टू टेक द डिसीजंस. पूरा फ्रीडम मिलता है to work accordingly, to be more creative, to give the ओपिनियंस. तो ये सारी चीजें जो है कभी कभी नुकसान भी देती हैं, कभी फायदा भी देती है. लोग मोटिवेट होते हैं, लेकिन साथ साथ इसका कई बार अनड्यू एडवांटेज भी लिया जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको आगे नोट्स ओपन कर दूं और मैं बोलूं इसको चलो पढ़ो अपने आप, और मैं अगर आपसे नहीं पूछती, कोई कंट्रोल नहीं रखती, तो क्या होगा दीपक? व्हाट विल हैपन? नैन्सी तो सो जाएगी पक्का फिर, है ना नैन्सी? No, ma'am. So Deepak, what do you say? What will happen if I just open my screen and tell you guys, okay guys, पढ़ो इसको बस बैठ के? What will happen in that case? Deepak, are you there? Check करना पड़ेगा. Yes, ma'am. So you're not speaking? Am I audible? हाँ, you're audible now. Tell me, what will happen if I don't keep a check on what people are reading, and if I give a complete freedom to read on their own, understand on their own? If I leave my entire class like this, what will happen? दीपक, नेटवर्क इशू हो रहा है आपके यहाँ से. तनवीर, what will happen? मैम अगर इंटरेस्टिंग लगा तो पूरा पढ़ लूंगा, अगर नहीं लगा तो शायद यूट्यूब खोलूंगा. अच्छा, और अगर मैं कंट्रोल रख रही हूँ, if I'm asking you questions also on what you have read, then Then we have to go through the entire
Correct. So sometimes control is also very, very important, especially when we have students. Okay, then the other topic that we have covered is layers of management. There are 3 layers of management. आपका जो मोटा मोटा हम बात करते हैं, एक आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट है, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट है और एक सीनियर लेवल मैनेजमेंट है. लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होती है? जहाँ पे आपको फ्रंट लाइन वर्कर्स मिलेंगे, आपके सुपरवाइजर्स होंगे, आपके फैक्ट्री एम्प्लॉयज होंगे या आपके लोअर लेवल वर्कर्स होंगे, है ना. वो सारे लोग जो आ जाते हैं हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं. इन लोगों को काफी सपोर्ट, काफी गाइडेंस, काफी सुपरविजन की जरूरत होती है, बिकॉज वो कभी कभी फुल्ली स्किल्ड नहीं होते. सो यू हैव टू ट्रेन देम, यू हैव कीप ऑन डायरेक्टिंग देम, कीप ऑन गाइडिंग देम. Then we have a middle level management. Middle level management is again next level, little bit of senior जिसको बोलेंगे, जिसमें वो रोल्स आ जाते हैं जैसे आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर हैं, एचओडीज हैं, रीजनल मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर हैं. सो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये थोड़े से गोल्स बनाते हैं अपने टीम्स के लिए, काम डिफाइन करते हैं और इसके साथ साथ डायरेक्शन और कैसे देंगे या ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस क्या क्या होंगे उस हिसाब से वो उस पर काम करते हैं. Then we have the last layer of management, which is a senior management, जिसमें आपके टॉप पोजीशंस आ जाती हैं, जैसे वीपी है, सीएफओ है, सीईओ है, बोर्ड मेंबर्स, योर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स. All these comes under the top hierarchy, which is a senior management, and they have to set overall goals for the organization, not only for one particular department or maybe for one particular head. They have to create it for the entire organization. Okay, and they also have to plan the strategic ways, strategic you know directions or strategic plans, so that आपकी organization जो है वो grow कर सके, and then accordingly everybody in your organization will also get the growth. So that means in order to keep everybody happy, in order to keep your shareholders satisfied, your investors satisfied, your creditors satisfied, government also, compliances also, they are the people who work on those policies and procedures. Okay, understood? समझ में आया? सृष्टि? Yes, ma'am. Shrishti, understood? Shrishti, can you just speak up once? Yes, ma'am. Okay. Just a minute. Okay. Now, tips for being a good manager. It is a very important question also from exam point of view. और वैसे भी पूछते हैं, एक अच्छा मैनेजर क्या होता है? दीपक, कैसा होगा एक अच्छा मैनेजर आपके हिसाब से? एक अच्छा मैनेजर वही होगा जो अपने सारे एम्प्लॉइज को एक साथ जोड़ के रखे और टीम वर्क के लिए सबको एंगेज करे. Okay. Okay. Tanveer? Yes, ma'am. Okay. What is the criteria for you to define a good manager? Ma'am, a good manager puts the effort to know what his employees, what his team is going through, what are their problems, and he tries to solve those so that they are more productive. Okay. And Nancy, what's your opinion? Ma'am, a good manager should be understanding and dedicated towards his work, and as well as communicate with whole staff as what they want, their specifications and all. Very good. Okay. Nancy? Yes, ma'am. Nancy, sorry. Srishti. Srishti, can you add some?
this, like, I mean, what Nancy has said? Shashti, we can't hear you. Shashti, if you are speaking, you're speaking on mute. Are you there, Shashti? Okay, I think maybe she's facing that issue. Okay, so as Tanveer and Nancy and Deepak have very nicely said that somebody, I mean, a good manager is someone or somebody who is very good to connect people, who is understanding, who understands, and then, you know, who talks about the problems of the team, who is very clear with the work, and who is always there with the team. So that is what we have quoted here in the points. So as we see, hello, am I audible, guys? Yes, ma'am. ma'am. Am I audible? Yes, Nancy? ma'am. Okay, fair enough. Okay, let me increase the volume. Okay, so a good manager is the one who is very good at communication. So he is the one who understands the needs and the, you know, problems, who understand the progress also of the team, and then who would always motivate and guide the team towards the achievement of the goals basis the evaluations, basis the analysis कि भाई हम पहले टीम को देखते हैं, भाई कहाँ हमारी टीम फंस रही है, कहाँ परेशान है, कौन सी ट्रेनिंग्स की कमी है, कहाँ कहाँ स्किल सेट की कमी है, वो सारी चीजों पे काम करके आइडेंटिफाई करके उसको काम कर लेना, वो देन उसको कम्युनिकेट करना, बताना अपने टीम मेंबर्स को भी और अपने टॉप मैनेजमेंट को भी कि भाई यहाँ यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, इस पे हमें ये चीजों की जरूरत है और ऐसे ऐसे हम प्रोग्रेस करेंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. देन सेकंड इज बी पॉजिटिव. इसका मतलब ये है कि द पर्सन इज द वन जो हमेशा एक पॉजिटिव इंटरेक्शन रखे अपने टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, और उनको कंफर्टेबल बनाए इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. देन ट्रेन व्हेन नीडेड मींस जहां जहां पे आपकी किसी भी टीम मेंबर को किसी तरह की ट्रेनिंग या सपोर्ट या गाइडेंस की जरूरत हो तो वहां पर वो आपका मैनेजर उसको कर पाए. देन वी हैव कोलैबोरेट. क्योंकि हमारे पास टीम है, टीम मेंबर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशंस भी हैं, तो उन सबको कोलैबोरेट करना ताकि हम ओवरऑल अचीव कर सके अपने गोल्स को. क्योंकि अब फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम क्लास की बात करते हैं, नैन्सी इज ऑफ अ डिफरेंट यू नो पर्सनालिटी, तदबीर का डिफरेंट पर्सनालिटी है, सृष्टि का अलग है, बट हमें हमारा गोल यहाँ पे क्या है कि हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से कराएं और स्टूडेंट्स उसको पूरी तरह से समझ पाए. सो दैट इज द गोल ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास नाउ, विच इज अ कॉमन गोल टू एवरीवन, राइट. आप सबके लिए ये क्राइटेरिया बनाया गया है कि आपको ये चीजें समझ में आए. सो दैट इज इन द सेम मैनर योर गुड मैनेजर विल आल्सो बी कोलैबोरेट, will also be, you know, coordinating, guiding and collaborating people in order to meet the overall objective of the organization. Then we have practice. सबको मालूम है कि भाई जैसे जैसे हम लोग काम को सीखते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं तो हम आगे और बढ़ते जाते हैं. सेम मैनर में आपका जो टीम लीड है, जो आपका मैनेजर है, वो अच्छा कब होगा जब आपको रियल लाइफ के इश्यूज को फटाफट मतलब अंडरस्टैंड करके उसके इश्यूज को समझ के नए स्किल सेट को एक्वायर करके आपके लिए उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालता जाए टाइम टू टाइम, है ना. सो दैट माय टीम विल
ग्रो, उसका पूरा प्रोग्रेस हो. सो दैट इज समथिंग वेयर इन अ गुड टीम मैनेजर इज गुड एट practice. So these are some tips for being a good manager. Now we have functions of management. Functions of management की जहां तक हम बात करते हैं कि भाई कोई भी मैनेजमेंट रहेगी, उसके मोटा मोटा आप देखोगे कि 5 फंक्शंस रहेंगे जिसके ऊपर हम काम करते हैं, और ये फंक्शंस इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेम रहेंगे. मींस आपकी चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो आपका कोई छोटा सा क्लिनिक हो, चाहे वो आपकी सीए फर्म हो, चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, जहां भी मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात हो वहां पर ये सारे फंक्शंस आएंगे विच आर कॉमन. और ये फंक्शंस हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी इसका यूसेज होता है. पर्सनल लाइफ में भी हम, अगर हम देखा जाए तो इसी को हम फॉलो करते हैं. कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपना करियर डिसाइड किया कि ठीक है मुझे बीएचए करना है या मुझे एमएचए करना है, राइट? तो अगर हम उसकी स्टेज देखते हैं, ठीक है, तो बीएचए करने की स्टेज में आप पहले प्लान कर रहे हो कि भाई मुझे ये करना है, मेरे इतने मार्क्स आए हैं, इसके बेसिस पे मैं ये करूंगी और इसका मेरा ये बजट है. तो ये सारा आपका प्लानिंग में आ गया. देन फिर आपने ऑर्गेनाइज किया. मींस यू गो टू, यू हैव कॉन्टैक्टेड दी कॉलेज और यूनिवर्सिटी जहां पर भी आप अपना एडमिशन लिया है, या आपका इंस्टीट्यूट, वहां के आपने कोऑर्डिनेटर से बात करी. उसके बाद आपने अपना एक स्ट्रक्चर तैयार किया कि अच्छा मेरे ये सेमेस्टर्स हैं, मुझे फिजिकल क्लासेस के लिए ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा, और मुझे उस चीज के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए होगा, मुझे इतना फंड चाहिए होगा. ये सारी चीजें आपने अपने लिए ऑर्गेनाइज कर ली. आपने उस हिसाब से अपनी शॉपिंग करी, आपने अपने ड्रेसेस प्लान आउट करी कि मैं इस दिन ये पहनूंगा, उस दिन ये पहनूंगा. देन यू ऑल्सो हैव स्टार्टेड कोऑर्डिनेटिंग विद योर सीनियर्स, उनके साथ कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन की मैं वहां जाऊंगा तो फिर कैसे, वो सारा आपका ऑर्गेनाइजेशन में आ गया. देन उसके बाद आता है स्टाफिंग. ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो स्टाफिंग का मतलब है कि जैसे हमने ढांचा खड़ा कर दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, भाई 4 डॉक्टर चाहिए होंगे, 2 मेरे को नर्सेज चाहिए होंगी, एक मुझे वार्ड बॉय चाहिए होगा, है ना, या एक मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चाहिए होगा. तो ये सारी जब हमने ढांचा खड़ा कर दिया, स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया, तो उसमें स्टाफिंग में वहां पे हम लोगों को भरना जिसको बोलते हैं. अब जैसे आपने अपना जब एडमिशन लिया, आपको पता है कि आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल आप घर के पास ही रहते हो और आपने कोई लोकल ट्रांसपोर्ट हायर कर लिया, तो लोकल ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए, या फॉर एग्जांपल आप अपनी गाड़ी आपने प्लान करी कि मेरे घर में कार है, मैं उस कार से जाऊंगी, लेकिन मुझे एक ड्राइवर की जरूरत होगी, तो वो ड्राइवर को हायर करना, दैट विल बी योर स्टाफिंग. देन वी हैव अ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग में क्या होता है कि आप डायरेक्शन देते हो कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो. तो वो जो सपोर्ट, वो जो गाइडेंस की बात करें, वो जो ओवरऑल पीछे से हम लोग समझाते रहते हैं ना कि ऐसे करो, ऐसे करो. सो दैट विल बी योर डायरेक्शन. अब जैसे आप ने जब कोर्स में एडमिशन ले लिया, आप ऑफिस में आ रहे हो, साथ साथ अब आपने डायरेक्शन लेना शुरू करी. मतलब आपको आपके कोचर्स ने, आपके मेंटोर्स ने, आपके टीचर्स ने, सबने कोच करना शुरू किया that you have to work like this, you have to speak like this, you have to learn these topics. आपका अब एग्जाम होने वाला है, अब ये होने वाला है. तो वो सारा, और जो आपकी क्लासेस कराई जाती है, सब डायरेक्शन में आ जाएगा. देन उसके बाद आता है कंट्रोलिंग, कि जब आपने पढ़ा, जो आपने समझा, उसके बाद आपके मार्क्स कैसे आए, विच इज अगेन एग्जामिनेशन. एग्जाम करा के आपको मार्क्स बताया जाएगा ना कि इतने इतने आपके मार्क्स बन रहे हैं. तो वो जो कंट्रोल है कि आपने जो पढ़ा उसका एक इवैल्यूएशन होना, ताकि ये डिसाइड हो जाए कि जो हमने प्लान किया था कि हम आपको ये सिखाएंगे या आपकी ये नॉलेज बढ़ जानी चाहिए इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के बाद, सो दैट विल ओनली बी इवैल्यूएटेड व्हेन देयर आर कंट्रोलिंग टेक्निक्स. और उसके बाद जब निकल के आता है कि जैसे अब फॉर एग्जांपल किसी की कम मार्क्स आते हैं या किसी का कोई एग्जाम पेपर क्लियर नहीं होता, तो फिर उसको उसकी क्लासेस देके रीट्रेन करके दोबारा से एग्जाम दिलवाते हैं. सो I'm just giving example. So that's how you going to control. और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये टॉपिक्स बच्चों के वीक रह जाते हैं, तो इसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है. तो मेरी प्लानिंग में फिर मेरा कंट्रोलिंग से एक फीडबैक निकला या एक मेरा आउटपुट निकला, जो मैंने अपने प्लानिंग फंक्शन में यूटिलाइज किया. और ये जो फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इट इज ऑनगोइंग. ओके.
Yes, ma'am. Okay, so now I want you also to give any example. Any one of you would like to give any example here of all these functions. Just take 2 to 3 minutes, think about it. हम कोई भी एक ऐसा एक्टिविटी जिसमें आप कैसे कैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करोगे. You may take 2-3 minutes to think about it. So who would like to start on this? Who would like to give Ma'am, can I give an example of off? Off? planning? No, I want, see, I want you to, decide an activity like the way I have given the example of your course, right? And then think about the all functions related to it end to end, and then, give me the example. I'm not only looking for only just one function. No, I want you to think about an activity or think about an instance or anything, be it your professional life, be it your personal life, and relate these functions: planning, organizing, staffing, directing, and controlling, and then speak about it. ठीक है? Ma'am. ठीक है? You want to think about it? Take 4-5 minutes. Again, no problem. But I want end to end. So guys, 5 minutes to you all. Okay, think about it.
Okay, so are we done with thinking, or we need more time? Ma'am, done. Done. Deepak, yes, no? Deepak, yes or no? हो गया? सोच लिया? सी मैंने ये एक्टिविटी इसलिए बताई है बिकॉज इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो रहा है और एग्जाम में यहाँ से आएगा ही आएगा. एंड तनवीर, व्हाट अबाउट यू? Yes, ma'am. Okay, so shall we start with you then? Yes, ma'am. Okay, then. Okay, let's understand what you have thought. Ma'am, so let's say that I'm a manager of international marketing department of a hospital, and I have a goal of increasing the number of international patients coming to the hospital. So the first thing I would need to do is that I have to spend time mapping out some necessary steps with my team. These might include like advertisements in particular country or region, and I might also need to place some treatment packages on discounts. So this can be a part of planning. And after that, like I need to identify different roles and ensure that I assign the right amount of employees to carry out these goals. Okay. And then if needed, I will also need to delegate authority to the competent employees. And then I will also need to hire some digital marketers to run or the hospital's marketing campaign in different countries. And I will also need to train the existing employees. So that is part of your planning, right? No, that is staffing. Like I will hire the retail marketers and I'll also train those who are existing employees. So if you say that is staffing, then in that case, first you will plan, then you will create a structure, like which all positions you will change, what kind of people you will hire, right? You will also have Yes, to ma'am. fix the responsibilities, duties, accountability. So that will be the part of your organizing. Okay. Okay, what else? And then I have to spend time connecting with my employees on an interpersonal level. Like it involves communicating, motivating them, inspiring them, Okay, so that will be the part of. leading or directing. Okay, so that will be the part of which function? Ma'am, leading or directing? No, I'm saying this activity, this particular steps will come under which function? Will come under directing. Come under? Directing. Very good. Direction. Good. Next. Next, I can introduce some specific standards of performance, and along with some methods of measuring this performance. Okay. Okay. So that will be the part of? That will be part of controlling. Okay. And what will be the output? The output would be that we can this way we can get maximum pay. We can attract maximum patients to the hospitals from or neighboring countries on an international level. Very good. Very nice. Now, when you will have the okay. Now, one thing which is that as you see that there is this circle of planning, organizing, staffing, directing, controlling has the connected points with each other. That means all the functions are related to each other. So in my last example, I have mentioned how controlling will be helpful in planning.
So in your activity, how your controlling function would be related to planning, and then how again it would be, you know, a continuous function. Have you understood my question, or I should repeat? Ma'am, can you please repeat? अच्छा, देखो, क्वेश्चन इज दैट आपने जो कंट्रोलिंग करा है उससे जो सब आपका आउटपुट निकला है, उससे क्या प्लानिंग पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं, और पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा? Tanveer, understood my question? Yes, ma'am. So tell me. Yes, ma'am. It will have an effect on planning. The controlling methods that I've said. If these methods are not, if these methods are not correct, I mean, like the measuring the performance of the employees, then I might need to plan again. Okay, good. Okay, anybody else would like to explain the activity, Nancy? Yes, ma'am. The if any person will ask it's like and then include the staff and then to make all these things and then the the goal. Nancy, you're not audible properly. Nancy, your voice is breaking. Tanveer, is she audible to you? No, ma'am, her voice is breaking. Okay. So I think Nancy has got some technical issues. So Tanveer has very well given the activity, and he has explained like how all these functions will, you know, impact the overall performance and overall objectives of the organization. Okay, so let me now explain each function to you. Planning. So planning क्या है? Planning आपका सबसे पहला base function है, which is a basic function of all the functions. And when we say planning का मतलब ये है कि हम आगे क्या काम करने वाले हैं उसके बारे में पहले से ही course of action decide करना. So that means it is basically talking about the future course of action and deciding in advance कि हमारे लिए सबसे best या appropriate course of action कैसा होगा, ताकि जो हमने गोल पहले से प्रीडिटरमाइन करके रखा है, पहले से सोच के रखा है, पहले से बना के रखा है, हम उसको कैसे मीट करेंगे. सो दैट विल बी योर प्लानिंग. सो दैट मीन्स जैसे हमारे पास एक ऊंट्स की जो है डेफिनेशन भी दे रखी है, जिसमें बोलते हैं कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू. सो
कब करेंगे, क्या करेंगे और कैसे करेंगे, इसके बारे में जो प्लानिंग करेंगे दैट इज योर, इसके बारे में जो हम बात करेंगे या इस बारे में हम डिसाइड करेंगे दैट इज योर प्लानिंग. सो इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी. जैसे अब आपने अपना कोई कोर्स प्लान किया तो आज आप कहाँ स्टैंड करते हो उस पर, आगे कहाँ जाना चाहते हो. सो दैट विल बी योर planning in advance. A plan is a future course of action. It is an exercise in problem solving and decision making. So it is a determination of courses of action to achieve desired goal. जो हम अपने गोल्स को डिजायर करते हैं, जिसे पाना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए आपका पहले से डिटरमाइन कर देना, पहले से ही आपके स्टेप्स को डिफाइन करना, डिसाइड करना कि हम क्या करेंगे. So it is a systematic thinking about ways and means for accomplishment of predetermined goals. और जहां तक हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, ये आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो नॉन ह्यूमन हो, दैट मीन्स चाहे वो आपका स्टाफ हो, चाहे वो आपकी मशीन हो, चाहे वो आपकी कोई गाड़ी हो, कोई एसेट हो, कोई कैश हो, कुछ भी हो, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए हमारे लिए प्लानिंग जो है वो नेसेसरी है. ठीक है. दूसरी बात, प्लानिंग आपके हर काम में, हर एक्टिविटी में, हर फंक्शन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको करनी ही पड़ेगी. सो इट इज ऑल परवेसिव, है ना. और साथ ही साथ क्योंकि ये प्लानिंग जिसके ऊपर आपका सारा आगे का काम निर्भर करता है, दैट इज वाई ये एक इंटेलेक्चुअल जॉब भी है, जहां पर आपको अपने ब्रेन्स का, अपने माइंड का, अपने नॉलेज का यूज करना होता है. ठीक है. दूसरा हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि जितने भी हम लोग के पास रिसोर्सेस हैं उनको इकट्ठा करना, उनको एक जगह पे लेके आना, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, दैट मीन्स पैसा, या फिर वो आपका ह्यूमन रिसोर्स हो. जस्ट अ मोमेंट. Guys, give me 2 more minutes. I'm just coming. Okay. Okay, man.
Okay, so guys, I'm back. So planning हम लोगों ने बात कर ली. Then we have the organizing. Organizing में हम लोग जितने भी resources हैं उनको इकट्ठा करते हैं, उनके लिए एक ढांचा खड़ा करते हैं कि भाई हमें ये चीज चाहिए होगी, यहाँ से आएगा, यहाँ से ये आएगा, इतने लोग आएंगे. हम एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करेंगे, एक्टिविटीज को ग्रुपिंग करेंगे, ड्यूटीज असाइन करेंगे कि ये लोग इस डिपार्टमेंट से ये काम होगा, ये लोग इस काम को करेंगे. उस हिसाब से उनकी कितनी अथॉरिटी होगी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किस तरह का रिलेशनशिप होगा, ये सारी चीजें मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है. देन वी हैव स्टाफिंग. स्टाफिंग में क्या बात करते हैं हम लोग कि जो भी हम लोगों ने प्लान किया स्टेप्स को, जो भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई की पोजीशंस, उनको फिल करना, मतलब उनके लिए रिक्रूटमेंट करना, उनको फिर ट्रेन कर, लोगों को सिलेक्ट करना, जॉब्स में लेके आना, उनको फिर ट्रेनिंग देना, उनको सैलरीज देना, उनके परफॉर्मेंसेस को इवैल्यूएट करके उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल देना, और अकॉर्डिंगली देन प्रमोशन, ट्रांसफर, जो भी उनके रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस होंगे वो प्रोवाइड करना. सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग. डायरेक्शन में हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने बात करी कि जैसे जैसे लोग आ गए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, लोगों ने जॉब्स को पकड़ लिया, उसके बाद उनको हमें गाइड भी करना है, उनको सुपरवाइज भी करना है, उनको खुश भी रखना है, उनको मोटिवेट भी करना है ताकि वो लोग काम कर सके. उनको उनके लिए हमें अपनी एक लीडरशिप भी डिफाइन करनी है कि कौन से किस तरह के सुपरवाइजर्स, किस तरह के मैनेजर्स होंगे. देन अकॉर्डिंगली उनको इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन भी देना, मतलब कि बात करनी, क्या बात करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन, जो भी गोल्स हैं वो उनको बताए जाएंगे, उनसे जो फीडबैक्स लिए जाएंगे वो जो है एक दूसरे के साथ शेयर किए जाएंगे, एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएंगे. सो दैट विल बी योर डायरेक्शन. Then we have the controlling. कंट्रोलिंग में हम लोग अपने पहले से ही स्टैंडर्ड्स को डिफाइन कर देते हैं. जैसे अब आपका एग्जाम है, एग्जाम में आपका क्राइटेरिया डाल दिया जाता है कि 40% आए तो पास, लेस देन 40% आए तो फेल. इसी तरह से आपके ऑफिसेस में भी आपके परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स पहले से बना दिए जाते हैं, दैट इतना एक्यूरेसी आएगी, इतने टाइमलाइंस पूरे होंगे, इतने टाइम में अगर आप ये एक्टिविटी पूरा करोगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा, वरना आपका परफॉर्मेंस बुरा. सो इन दैट केस आपके जो पैरामीटर्स डिफाइन होंगे एंड उसके हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस को मापा जाएगा, फिर उसके बाद आपके रिजल्ट्स आएंगे. सो दैट इज पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग. तो ये सिर्फ ह्यूमंस के साथ या आपके ह्यूमन परफॉर्मेंस के साथ या आपके उन लोगों के साथ जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उन्हीं के बारे में बात नहीं कर रही. यहाँ मशीनरी के लिए भी, अपने एसेट्स के लिए भी, भाई अगर हमने कैश अपनी कंपनी में 10 करोड़ डाल रखा है तो मैं मान के चलती हूँ कि मुझे इतना % रिटर्न आ रहा है तो मेरी वो 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ठीक है, वरना मुझे वो बाहर इन्वेस्ट कर देना चाहिए. सो सी बेसिकली जो हम इतना % का Ma'am, रिटर्न. you are not audible. सॉरी, You are not audible now. am I audible now? Yes, ma'am. ओके. तो वो जो हम लोगों ने बात करी है कि इतना रिटर्न आना ही चाहिए, वो रिटर्न का जो पैरामीटर है दैट इज योर कंट्रोलिंग. और अगर नहीं आता तो हम गैप्स पे बात करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने माना कि 10% का रिटर्न आना चाहिए, मुझे रिटर्न आ रहा है 9%, तो 1% का जो गैप है वो क्यों है? क्या मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ जो कि रियलिस्टिक नहीं है, या मेरी कंपनी की जो कैश मैनेजमेंट हो रही है, जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं, क्या हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी में वेस्टेज हो रही है, क्या हम लोग अपने क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पा रहे, क्या ऐसा इशू आ रहा है, उस पर काम करना इज योर कंट्रोलिंग. और कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि my expectations are not realistic. I'm expecting 10% and company with a full-fledged dedication is able to return only 9%. तो जो 9% है वो मैं फिर उसको देखूंगी कि यार बाकी कंपनीज में या बाकी ऑर्गेनाइजेशन में, जब बाकी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने चेक कराया तो वहां तो 7% का रिटर्न आ रहा है, तो 9% तो बहुत अच्छा हुआ मार्केट के हिसाब से. इसका मतलब मुझे वापस अपना जो प्लानिंग है, दैट मीन जो मेरे एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स जो मैंने क्रिएट किए थे वो उसको थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा. मतलब उसको, जैसे मैंने बोल दिया कि 80% इज पास स्टूडेंट्स के लिए और रेस्ट ऑफ 80 पर लेस देन 80% मींस फेल. मैंने देखा यार 80% तो ज्यादातर बच्चों के आए नहीं है. इसका मतलब मेरा जो पैरामीटर था इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर somebody would be pass or fail is of हाई एक्सपेक्टेशन. तो वो मेरा क्राइटेरिया ही गलत है, मुझे दोबारा से क्राइटेरिया चेंज करना पड़ेगा. इसका मतलब जो भी फीडबैक मुझे यहाँ से मिला मैंने अपने प्लानिंग में डाला दोबारा से, और फिर उसके हिसाब से आगे मेरा नया फंक्शन जो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है दोबारा से करने लगे. ठीक है, क्लियर गाइस? Yes, ma'am. एनी क्वेश्चन? अभी तक कुछ समझ ना आया हो?
कुछ पूछना हो? कुछ पूछना है किसी को? सृष्टि? दीपक, कुछ पूछना है? Ma'am, I have a question. Okay. Ma'am, if that 80% pass, that method is incorrect, I mean, that is not productive, then where do we have to make the change? In planning or controlling? In planning, because from planning you will get the parameter to judge. कंट्रोलिंग में तो आप जज कर रहे हो आपके उस पैरामीटर के ऊपर जो आपने प्लानिंग में डिसाइड किया था. Okay, ma'am. Then the controlling will also change. Controlling will also change, and accordingly all the functions will change. आपके ह्यूमंस जो आप जो स्टाफिंग कर रहे हो, अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मेरे को 80% 90% मार्क्स वाले ही चाहिए, उन्हीं का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, तो आप वहां पे भी करेक्शन करोगे, नहीं यू विल मेक इट टू 70% 60%. उसके हिसाब से आप फिर आपकी जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होंगे उसके जो पैरामीटर्स हैं उसमें भी चेंज आएगा. ठीक है? वेरी गुड Yes, क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन तन्वीर. Anybody else? Nancy, you want to ask something? No, ma'am. ठीक है. All clear, Nancy? Ma'am, clear. Okay, nice. चलो, next we have importance of management. हमारे लिए management important क्यों है? ठीक है. सबसे पहली बात, जब भी हमें ग्रुप के गोल्स अचीव करने हैं तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको इकट्ठा करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, रिसोर्सेज को, और अकॉर्डिंगली डायरेक्शन देना, ये सब चीजें हमारी ग्रुप गोल्स को मीट करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज में हमारा एफर्ट लगता है, मनी लगती है, पैसा लगता है. तो जब हम अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कितना टाइम कहाँ लगाना है, कितना पैसा कहाँ लगाना है, कितने रिसोर्सेस कहाँ लगने हैं, और हमारी वेस्टेज नहीं होगी. तो जब वेस्टेज नहीं होगी तो ऑब्वियसली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की एफिशिएंसी अच्छी आएगी, इफेक्टिवनेस अच्छी आएगी, लोग अपना अच्छा प्रोडक्शन दे पाएंगे, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी मीट हो पाएंगे, प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे. फिर जब प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, वेस्टेज नहीं होगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी कम आएगी, है ना. जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपका एम्प्लॉय है, वो खाली बैठा रहता है, वो ज्यादा काम नहीं दे रहा, उसकी सैलरी आप दे रहे हो ना उसको, तो एक कॉस्ट इनकर हो रही है, लेकिन आपको आउटपुट नहीं आ रहा. लेकिन अगर आपका वहीं पे ही आपका जो एम्प्लॉय है उसे अपना काम बहुत क्लियरली पता है, वो अच्छे से काम कर रहा है, आपके आउटपुट आ रहा है, तो जो आप उसको सैलरी दे रहे हो वो वर्थ पेइंग है. दैट मीन्स आपका ओवरऑल कॉस्ट जो है इफेक्टिव हो गया है ना. तो आपकी वेस्टेज नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी कम होगी. भाई जैसे जैसे प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, अब इसका एग्जांपल मैं देती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहां वो बैठे हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हो रही है, एसी भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, लाइट्स भी चल रही है ना, अदर फैसिलिटीज भी चल रही है. तो अगर वही लोग 4 लोग मिलके अपना काम अच्छा कर लेते हैं और ज्यादा काम करते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी. अगर वही 4 लोग मेरे 6 लोगों के एक बराबर काम में इफेक्टिवनेस निकाल के ला रहे हैं, तो मेरे 2 लोगों को मैं सैलरी भी नहीं दूंगा, 2 लोग मुझे कम लगाने पड़ रहे हैं, इसका मतलब उतना पैसा मेरा सेव हो रहा है, यानी कि मेरी कॉस्ट भी कम हो रही है. फिर उसके बाद हम कहेंगे एफर्ट्स में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, फंक्शंस में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी. मींस जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो सारे ट्यून्ड रहेंगे, सबकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से डिफाइन रहेगी, किसको क्या करना है वो सब पहले से डिफाइन रहेगा. तो इसमें एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन हमारी डेवलप होती है. उसके बाद इक्विलिब्रियम भी आता है. इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, मीन्स जैसे नई डिमांड्स आती हैं या डिमांड्स कम हो जाती हैं, या कोई नई तरह की टेक्नोलॉजी, वो सब भी हम अडेप्ट कर पाएंगे. जब हम अडेप्ट कर पाएंगे और
इकोनॉमी की डिमांड सप्लाई के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर पाएंगे, अपनी डिमांड्स को मोल्ड कर पाएंगे, अपनी प्रोडक्शन को मोल्ड कर पाएंगे, तो हम आराम से इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखेंगे। देन उसी के साथ साथ हम अपनी लोगों के लिए वेलफेयर कर पाएंगे, अपनी सोसाइटी के लिए वेलफेयर कर पाएंगे, और ओवरऑल हमारी अपनी इमेज को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है। Okay. Now these are some good qualities of a manager in a soft skills. अच्छा, जो हम लोगों ने क्वालिटी ऑफ मैनेजर्स ऊपर पढ़ा था ना, इफेक्टिव मैनेजर होने के क्या क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स होने चाहिए, उसी में आप ये वाले पॉइंट्स भी ऐड कर लेना। ठीक है। सो एक अच्छा मैनेजर आपका ट्रांसपेरेंट होगा, मींस जो आपका जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे आप कैसा कर रहे हो कैसा नहीं कर रहे हो, आपको वो प्रॉपर क्लियर कट इंफॉर्मेशन देगा। देन एक्सीलेंट कम्युनिकेशन हम लोग कवर कर चुके हैं कि एक अच्छा एम्प्लॉय होगा, मतलब जिसमें अच्छी तरीके से मेंटेन करेगा अपनी कम्युनिकेशन को एम्प्लॉयज के साथ, लोगों के साथ बिल्कुल क्लियर कट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। देन उनके फीडबैक्स को भी लेना। फिर लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, मींस जो लोग कह रहे हैं उनको सुनना, मतलब अपनी टीम की प्रॉब्लम्स को सुनना, उनके फीडबैक्स को सुनना, उनकी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को सुनना। देन जो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको से एनकरेज करना है, मींस उनकी जो भी वो काम अकॉम्प्लिश कर रहे हैं उनको उस हिसाब से रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन भी दिलवाना। ठीक है। देन कंसिस्टेंसी ऑफ रिलायबिलिटी, मींस आपके जो बॉसेस हैं आप उनके ऊपर रिलाय कर सको, ये ना हो कि बार बार ऐसे लगे यार आपको चेंज हो गया, अब तो ये बात हो गई तो वो बात हो गई, ऐसा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उनके खुद के परफॉर्मेंस या उनके खुद के बिहेवियर्स में भी, उनके काम में भी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उन पे आप ट्रस्ट कर सको, ट्रस्ट वर्दीनेस होनी चाहिए, और वो गोल्स भी सेट कर पाए अपनी टीम के लिए कि भाई अब एक जो काम है टीम को ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, इतने टाइम तक करना है। तो ये सारे गोल्स को सेट करना भी एक अच्छी क्वालिटी होती है एक मैनेजर की। फिर मेकिंग डिसीजंस, लाइक न्यू मैनेजर्स को फिर डिसीजंस लेने आने चाहिए टाइम पर, कि भाई इस टाइम पर ये डिसीजन, इस टाइम पर ये डिसीजन, जो उसके टीम के लिए इफेक्टिव हो। देन एम्पैथी एंड सेंसिटिविटी, मींस जो आपके एम्प्लॉयज यानी कि आपके टीम मेंबर्स जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उसको समझना, उसके साथ एम्पैथाइज करना, अंडरस्टैंड करना कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद उसका एक सोल्यूशन डेवलप करना, वो भी जो है एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है एक अच्छे मैनेजर की। देन अपने एम्प्लॉयज को उनके अच्छे परफॉर्मेंस के बेसिस पे रिवॉर्ड करवाना, रिकॉग्नाइज करवाना, उनके प्रमोशंस वगैरह उनको दिलवाना, ये सारे भी एक अच्छे मैनेजर की निशानी है। देन विलिंगनेस टू चेंज, मींस कभी भी अगर कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आती है जहां पर हमें कुछ चेंजेस लेके आने हो टीम में, लोगों के अंदर, अपने अंदर, तो उसके लिए वो फ्लेक्सिबल हो। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मींस कॉन्फ्लिक्ट अगर कुछ इश्यू आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो उसको अवॉइड करने की बजाय उसको फेस करना, उसका एक सोल्यूशन निकालना। देन आपकी टीम को मोटिवेट करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक अच्छे मैनेजर का। ठीक है। अच्छा, अब एक ये इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, विच इज चेंजिंग माइंडसेट्स ऑफ पेशेंट्स एंड देयर एक्सपेक्टेशन। अच्छा, कह रहे हैं कि जैसे जैसे मतलब अभी जो है ना धीरे धीरे जो है माइंडसेट चेंज हो रहे हैं लोगों के। ठीक है। पेशेंट्स के भी माइंडसेट एक्सपेक्ट चेंज हो रहे हैं, एनवायरनमेंट में भी सब, हॉस्पिटल्स के अगर आप अभी हॉस्पिटल्स की बनावट भी देखो, इवन हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज देखो, बहुत सारी चीजें वहाँ चेंज हो रही है, मींस। और ये सिर्फ खाली हॉस्पिटल्स ही नहीं, हॉस्पिटल्स जिसको सर्व करेगा, दैट मींस पेशेंट्स, उनके भी माइंडसेट्स, उनके भी एक्सपेक्टेशन टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहले आई वांट यू पीपल to read this silently
टेक, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए आप इसके लिए 10 मिनट लो आराम से, इसको पूरा पढ़ो समझो एंड देन वी विल डिस्कस। ओके, सो दिस इज 10:44, 54 पे मैं आपसे इस पे कनेक्ट करती हूँ, ठीक है। टेक 10 मिनट्स, लेकिन इसको प्लीज अच्छे से पढ़ो, इसको वेस्ट मत करना इस 10 मिनट को, ठीक है। ओके गाइस, Okay, ma'am. ठीक है, टेक 10 मिनट्स, गो थ्रू दिस एंड देन विल डिस्कस।
Okay, guys, are you through with it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. Basically, the patients expect hotel-like services from the Correct. hospital, along with the Very, treatment. very nice. Very nice. 5-star services from the hospital. हाँ, right. So अभी क्या हो रहा है कि उनको हर स्टेप पर, मतलब चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, कंसल्टिंग हो, या अगर उनकी रिपोर्ट्स इन्वेस्टिगेट हो रही हो, या उनको किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, एंड देन नॉट ओनली दिस, डिस्चार्ज में भी अगर आप देखोगे ना, लोग बड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमारा कब होगा, कब जाने को मिलेगा, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी चीज है जहाँ से पीपल वुड लाइक टू लीव अर्ली, करेक्ट? Yes, ma'am. Right. Acha. So, okay, Nancy, I would like, I would request you to read 2-3 lines, 4 lines maybe for me, and then we'll explain. Then Tanveen can read, and then we can explain. Okay. So, from patients to subway. Changing mindsets of patients and their expectations. Patients demand the best value for their money in terms of services without much waiting time for registration, consultation, investigation, treatment, and discharge. Ma'am, I have to explain line to line or after reading some Okay. points. The way you want to. Even you. Ma'am, like the Yeah. first point is about the patient wants to admit first their patient and then want to proceed for the investigations or submission of money and all those formalities which one have to do for the admit of patients. Right. Of social media has made it very easy for patients to comment, gripe, and complaints in real time, making it harder for hospitals to stake their reputation on just a few rankings tutored in their ads. So the second point is about like the today's social media is so upgraded. The hospital has their system of putting review on Google so that the patient can give their feedbacks on social platforms. So some patients who are not satisfied with their services, hospital services, give bad reviews, and due to which the hospital ranking goes low. Correct. And not only this, it's not about only hospitals putting their ads or, the feedback forms on social site, but also generally even common public also, give the comments or give the feedbacks and try to, talk about their experiences also on the, this सोशल प्लेटफॉर्म. अगर किसी का experience बहुत खराब रहता है तो आपने देखा फेसबुक पे जाके वो बहुत सारी चीजें डाल देते हैं ना, दे आल्सो ऐड रॉन्ग कमेंट्स एंड ऑल दैट. सो बोल रहे हैं कि आजकल सिर्फ रैंकिंग के बेसिस पे ही हॉस्पिटल्स अपनी रेपुटेशन नहीं बचा सकते. उनको बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स देखने होते हैं कि लोग कितने सेटिस्फाइड हैं, जो पेशेंट्स हमारे यहाँ से कोई भी सर्विसेज लेके जा रहे हैं, हाउ सेटिस्फाइड दे आर, बिकॉज़ द वर्ड ऑफ माउथ, their expression on social media also will be impacting the image of the hospital. Okay. Next. Yes, ma'am. Money cannot buy health, but it can surely reduce the surviving illness. The focus has shifted to comfort and facilities that would make it stand out from others. So, ma'am, money is not a real major important task for everyone right away. Everyone wants to get their patient treated better than other hospital services. Like the patient is admitted, if the attendant of patient gets all facilities and comforts, then he must be satisfied with the hospital services. Otherwise, he will keep complaining about the services and all. Absolutely. वो कह रहे पैसे से जरूरी नहीं कि पूरी तरह से इलनेस खत्म हो, खराब वो मरीज रिकवर हो जाए, लेकिन
इलनेस रिकवरी के साथ साथ लोगों का शिफ्ट ना कंफर्ट पे भी आ गया है कि कितना कंफर्टेबल रहते हैं वो हॉस्पिटल में जब भी आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, उनको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। तो आपको पेशेंट केयर जो आपकी मेडिकल फैसिलिटी तो देनी ही देनी है, उसके अलावा आपको अदर फैसिलिटीज, उनका टाइम बचा के रखना, उनको एक उनका वेटिंग टाइम कम रखना, इन सारी चीजों पे भी काम करना पड़ता है, सो दैट मेरे जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे, चाहे वो एज अ पेशेंट आए चाहे वो एज अटेंडेंट आए, तो वो लोग भी कंफर्टेबल फील करें and they also should be happy with the facilities or the support system that my system or my hospital is providing to them. ठीक है, next. Auxiliary services. For the convenience of visitors and attendants, these hospitals have several provisions. For instance, Max Hospital in Delhi has a provision for supplying food from reputed food chains within the hospital, including Cafe Express, Cafe Coffee Day, and Subway. Ma'am, it's the point about like the bigger hospitals like Max, Saket in Saket, and Fortis hospitals have done their services in a better way. Like they have opened the food chains of branded food chains, like not local. So the patients are more attracted towards their services as they Well, get the best food in cafes and canteens according to their mentality, patient's mentality and attendance mentality. Like they have to give the best food services as because of their branch. good, good. Okay, Tanvir, आगे आप करो. Yes, ma'am. Hmm. While the food service is one of the areas witnessing a change, another important facility at these hospitals is that of housekeeping. Patients get best of laundry services at their premises. Well, ma'am, like Nancy has explained um, uh, in food service, the hospitals are providing branded. They're providing this Cafe Express, Cafe Coffee Day, Subway. And in terms of laundry services also, they're providing the best quality of clothes to the patients. Very nice. So So this is also part of their comfort. Like, correct. So nowadays, apart from any food services, they have also added the laundry services to the hospitals. Next. Furthermore, patients seek more environment-friendly hospitals. Example, the one with international standards for disposing biomedical waste or own sewage treatment plant and facility for water recycling. So the patients, since they are paying huge amount of money, they don't want hospitals to be dirty or infectious. So they want these better services, those which have international standards for managing their waste or those who have their own sewage treatment plan. Right. So hospital have started creating their own plans. Correct. Now big hospital started their own plans also. Correct. Yes, ma'am. Okay. Next. Due to extremely stringent hygiene norms, the hospital kitchens are designed with hazard analysis and critical control point certification as prerequisite. At the same time, the hospitals will have comprehensive F&B service facilities to become fully self-sufficient, thereby avoiding any need for patients attendants from eating out. So, ma'am, they are like they are very strict hygiene norms in the hospital kitchens these days. Like they have to maintain a certain quality for their food, for the food they are providing, and at the same time, like they don't want any of the patients to go out for eating. They want to be self-sufficient. They provide the patients as well as their attendants.
राइट, बोल रहे हैं कि हाइजीन नॉर्म ज्यादा होने की वजह से या स्ट्रिक्ट होने की वजह से अब जो हॉस्पिटल की किचन है उनको एक सर्टिफिकेशन हासिल करना होता है विच इज नोन एज HACCP, हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट है अपने यहाँ पर किचन ओपन करने के लिए। साथ ही साथ उन लोगों ने अपनी फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज को और बेटर करने के लिए, फुली सेल्फ सफिशिएंट करने के लिए उन्होंने न्यू जो फैसिलिटीज खोली है, मतलब जो अपना सेल्फ किचन खोला या सर्टिफिकेशन किए या फूड पॉइंट्स बनाए या फिर बड़ी बड़ी चेन्स के साथ आप कोलैबोरेट किया, राइट, ताकि जितने भी पेशेंट्स हैं उनको हॉस्पिटल से बाहर ना जाना पड़े खाने पीने के लिए, चाहे वो पेशेंट्स हो या पेशेंट्स के अटेंडेंट्स हो, कोई भी हो। ठीक है, क्योंकि अटेंडेंट्स आते हैं, पेशेंट्स को तो फिर भी हॉस्पिटल से खाना मिलता है, अटेंडेंट्स को कहाँ से मिलेगा, तो उनके लिए किचन या उनके लिए जो भी ईटिंग आउटलेट्स हैं वो बनवाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट, Patients' demand for residential elements. Designers no longer have to build around the technology, and more clients are demanding a more residential feel. The hospital has a connection to nature, such as healing garden and a leaf motif in the carpeting and ceramic tiles surrounding the fireplaces. Make people feel like they are in a small hotel or home of a good friend. करेक्ट। So the patients want to feel like home in a hospital. Like they don't want to feel like they're in a hospital. They want to feel like I'm in my home. Right. So they don't want to see that white bed sheets and white environment around them, which make them feel that now they're in hospital. Nowadays, hospitals also have started accommodating good pictures, so greeneries, good gardens, so that the patients would feel comfortable in the hospital. Okay, fair enough. आगे बढ़े. Next. Yes, sir. And ma'am, that is also that is really important for the patient's mental health. Actually, yes, because बोलते हैं ना, half of your problem is solved when you are mentally happy, correct? So mental, अभी अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर में, मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत काम होता है, राइट? बिकॉज मेंटल हेल्थ जो है आपकी फिजिकल हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, करेक्ट? और कभी कभी आपने देखा होगा, अगर इवन आपको कोई छोटा मोटा फीवर या कुछ भी है, अगर आप सोचते हो ना हाँ ठीक है फाइन हो जाएगा, एंड देन यू आर ऑक्यूपाइड इन हैप्पी थिंग्स, योर मूड्स आर हैप्पी, यू आर इन हैप्पी मूड, एंड देन एवरीथिंग इज पॉजिटिव, आपको वो बीमारी तो फटाफट से खत्म हो जाती है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, करेक्ट? और कभी कभी जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, छोटा सा हेडेक भी या छोटा सा, अब आप देखते हो लोगों को फिर बीपी हो जाता है, बीपी के बाद हार्ट अटैक और इस तरह के कुछ इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, या स्ट्रोक आ गया कोई, तो इस तरह की चीजें जो है that is not because of your physical, that starts with your mental issues, mental health. तो हॉस्पिटल्स भी अब क्या करते हैं कि पेशेंट्स के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रहते हैं ताकि मेंटल हेल्थ लोगों की अच्छी रहे। ठीक है, नेक्स्ट। Special services. So the child patients look for video games, and grown patients for televisions and a collection of favorite books and magazines, so that they just forget the pinch of recovery time after the procedures. राइट। सो वहाँ पे उनके साथ जो बच्चे आए हुए हैं, पेशेंट्स आए हुए हैं, उनके टेलीविजन या उनके लिए बुक्स का सेगमेंट बना देना, मैगजीन्स रख देना, वो भी अब एक काइंड ऑफ पार्ट ऑफ हॉस्पिटल्स हो गया है। देन ऑल्सो जो पेशेंट्स हैं, पेशेंट क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले उस स्पेशली फैसिलिटीज के लिए जहाँ पे उनको रजिस्ट्रेशन कराना है, या उनको कोई क्यू में लगना है, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करनी है, किसी तरह का कोई क्वेरी है, तो वहां पर भी एक क्विक गाइडेंस की एक्सपेक्टेशन होती है पेशेंट्स की, जो या फिर उनके अटेंडेंट्स की, जो अब हॉस्पिटल में पहले इतना उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था, अब ध्यान दिया जाता है। उसके साथ साथ आपके डॉक्टर्स या जो भी आपके
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेंगे आपके हॉस्पिटल्स के अंदर, चाहे वो आपके रिसेप्शनिस्ट हो या डॉक्टर्स हो, कोई भी हो, नर्सेस हो, सपोर्टिंग स्टाफ हो, उनका एक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन पे फोकस किया जाता है कि भाई उनको बहुत प्यार से बात करनी है पेशेंट्स के साथ, बहुत इफेक्टिवली उनकी इंफॉर्मेशन को उनको प्रोवाइड करनी है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना है ना, ताकि आपके जो भी पेशेंट्स हैं या जो भी उनके साथ में लोग आएंगे, अटेंडेंट्स वगैरह आएंगे, वो सेटिस्फाई रहे। देन रेगुलर मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट ऑफ पेशेंट सेटिस्फेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है कि भाई अपनी क्वालिटी को कैसे हम लोग मेंटेन करें, कैसे इम्प्रूव करें, बेसिस द इंफॉर्मेशन और द डेटा और द फीडबैक दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द पेशेंट्स, दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द पीपल हु आर गेटिंग द ट्रीटमेंट फ्रॉम अवर हॉस्पिटल एंड लिविंग फॉर देयर होम। तो वो खुश होके जा रहे हैं, नाराज होके जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम रहा, कोई फीडबैक इशू रहा, या किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया, या किसी का कोई बात बुरी लगी हो, वो सारे फीडबैक से बेसिस पे भी हम लोग अपने आगे के इम्प्रोवाइजेशन पे या इम्प्रूवमेंट पे काम करते हैं। तो ये सारी चीजें पहले आपको ओवरऑल अगर हम देखें, अभी हमने जो पिक्चर की बात करी कि ये वाली फैसिलिटी, वो वाली लॉन्ड्री भी है, आपका वीडियो गेम्स भी हैं, इस तरह के फैसिलिटीज भी हैं जो पहले हॉस्पिटल्स में आपको नहीं देखने को मिलती थी। अभी जो है, जैसे कि नैन्सी ने बताया कि या हमारे इवन तनवीर ने बताया कि अभी जो है मोर ऑफ हॉस्पिटल के अंदर आपका होटल वाली फैसिलिटी भी ऐड ऑन कर दी गई है, या लोगों की एक्सपेक्टेशन वो हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन अ हॉस्पिटल टू रन। अच्छा, एक हॉस्पिटल को अच्छे से चलाने के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें करवाना है, कौन से मैनेजमेंट टिप्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेनिंग ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ, कि जो भी मेरे हॉस्पिटल का स्टाफ है उसको टाइम टू टाइम ट्रेन करना, उसको टाइम टू टाइम ऑनगोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जहां जहां उसको प्रॉब्लम्स हो या जहां जहां उसको इशू फेस हो, वहां वहां उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। देन यूज इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, मीन्स अभी क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो रिपोर्ट्स बनती हैं या प्रोसीजर्स हैं, उसको हम कैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसको टेक्नोलॉजी की सपोर्ट से क्विक कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। तो उस चीजों को भी हम न्यू न्यू अडॉप्ट करते जा रहे हैं। अब आपने देखा होगा, पहले जो है हम हॉस्पिटल में अगर अपनी कोई डॉक्टर से मिलना होता तो पहले जाके लाइन में लगना है, फिर पूछना है हॉस्पिटल में डॉक्टर है या नहीं है, फिर फीस। अभी क्या होता है कि ऑनलाइन भी आपकी बुकिंग्स हो जाती हैं, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल जहां पर हम लोग टेक्नोलॉजी के बेसिस पर अपना टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हमें उसका इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं। देन अकाउंटेबिलिटी इज की, मीन स्टाफ शुड बी अकाउंटेबल फॉर द डेली, वीकली, मंथली टास्क। तो हर हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर को ये करना है कि उनको अपने जो भी उनकी काम है, उनके प्रोसीजर्स हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी, आज हमने ये किया उसको हम फिल करके जा रहे हैं, आज हमने ये किया उसको हम अपनी रिपोर्ट में ये डाल के जा रहे हैं। ठीक है, देन एस्टैब्लिश अ मैनेज केयर सिस्टम। मैनेज केयर सिस्टम देखो ऑलरेडी मीन्स जो आपके फिजिशियंस हैं या जो भी आपके स्टाफ हैं, जो भी आपके टेक्नीशियंस हैं, उनको उनके हिसाब से प्रॉपर काम उनका क्लियर होना चाहिए। आपके हॉस्पिटल में प्रॉपर दवाइयाँ होनी चाहिए, आपके टाइमली डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए आपकी डिमांड को मीट करने के लिए। उसके बाद जो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन्स किस तरह से इंफॉर्मेशन पहुंचेगी आपके कस्टमर्स के पास, मीन्स आपके पेशेंट्स के पास, किस तरह से उनसे फीडबैक लिया जाएगा, किस तरह से उनको प्रोसीजर्स एक्सप्लेन किए जाएंगे, किस तरह से उनकी ओपीडी लगेगी, किस तरह से उनका फी स्ट्रक्चर हम उनसे चार्ज करेंगे, किस तरह से हम बिल की पेमेंट करेंगे, किस तरह से उनको बिल देंगे, किस तरह से आपका सपोर्टिंग स्टाफ उनको गाइड करेगा, वो सारी चीजें हम अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में बना के रखेंगे। एक अच्छा तरीका होना चाहिए, कस्टमाइज्ड कम्युनिकेशन होना चाहिए एज पर द नीड ऑफ द हॉस्पिटल। उसके बाद वल्नरेबल एरियाज को आइडेंटिफाई करना, भी कहाँ कहाँ हम लोग फेल हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारे हॉस्पिटल में कमी है, कहाँ कहाँ हमारी वीकनेसेस हैं, उनके ऊपर भी उन एरियाज को फाइंड आउट करना और उस पर काम करना भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है एक अच्छे हॉस्पिटल को चलाने के लिए, एक हॉस्पिटल को अच्छी तरह चलाने के लिए। देन जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जैसे अगर कोई लोग हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं थ्रू ईमेल, थ्रू फोन नंबर्स, थ्रू फैक्स, थ्रू व्हाट्सएप, जो भी है, या अगर आपके लिंक्डइन पे ग्रुप्स बने हुए हैं या व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हैं, तो वो हमारे बिल्कुल अपडेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग ईमेल पे ईमेल डाल रहे हैं, वहां तो ईमेल वाली चलती ही नहीं है,
कोई इसको यूज ही नहीं करता और वहां पे मेल्स आई जा रही है और कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके क्लाइंट टूट के दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे, राइट। तो इसलिए आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो अपडेटेड होनी चाहिए। देन ओवरसी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप फॉरेन पेशेंट्स की देखते केयर करते हैं, या आपके आईसीयूज हैं या आपके सीसीयूज हैं, इन सारे डिपार्टमेंट्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना, उसको बहुत अच्छे से मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अटेंशन देना, ताकि जो क्रिटिकल इलनेस है, जो क्रिटिकल केयर है हमारे हॉस्पिटल्स में, जो इम्पोर्टेंट एरिया है किसी भी हॉस्पिटल को डिलीवर करने के लिए अपने पेशेंट को, तो वो उस पर कंटिन्यूसली एक मॉनिटरिंग रहनी चाहिए। देन हमेशा हॉस्पिटल को ध्यान रखना है कि मुझे अपने पेशेंट की नजर से देखना है कि हॉस्पिटल में क्या क्या होना चाहिए और उस हिसाब से है या नहीं है, और नहीं है तो उसको लेके आए। मीन्स पेशेंट सेंटर्ड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग पॉलिसीज प्रोसीजर्स। हम ये सोच के चलेंगे कि भाई मेरा कस्टमर कौन है, पेशेंट। पेशेंट कैसे हैप्पी रहेगा, पेशेंट को क्या क्या जरूरतें पड़ेंगी, पेशेंट के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हॉस्पिटल में आते हुए, तो वो सारी चीजों पे काम करते हुए हम अपने प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, मेथड्स और स्टाफ ट्रेनिंग इस तरह से हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, क्लियर गाइस, क्लियर? Yes, ma'am. गुड। नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब तो सिंपल है कि भाई अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट, उसको एक दूसरे से जोड़ना, ताकि जो मेरा मेन गोल है, जो मेरा मेन काम है, वो पूरा हो सके। यानी कि अगर हम हॉस्पिटल में बात करें तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी होंगे, आपके कंसल्टेंट्स भी होंगे, आपके सपोर्टिंग स्टाफ भी होगा, नर्स का डिपार्टमेंट भी होगा, फाइनेंस भी होगा, ट्रांसपोर्ट भी होगा, उन सबको एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना, ताकि जो मेन मेरा मोटिव है पेशेंट केयर का वो पूरा हो सके। सो coordination is the orderly arrangement of individual and group effort to provide unity of action in the pursuit of a common goal। जो मेरा common goal है उसको पूरा करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के एफर्ट्स के अंदर एक यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन मीन्स एक तरह, मतलब एक डायरेक्शन में चलना, ताकि हम उस डायरेक्शन से अपना जो गोल है वो मीट कर सके। अब जैसे नैन्सी को जाना है दिल्ली, तनवीर को जाना है, तनवीर को भी जाना है दिल्ली फॉर एग्जांपल, और इसको भी, दीपक को भी दिल्ली जाना है, क्योंकि वो मेरा मेन मोटिव है दिल्ली। अब दीपक को भी रास्ता बताना, नैन्सी को भी रास्ता बताना, तनवीर को भी रास्ता बनाना, और उनको उन रास्ते पे गाइड करना, ताकि वो सब मिलके दिल्ली पहुंच सके। यानी कि उनके माइंड में हमने डाल दिया कि भैया आपको दिल्ली पहुंचना है। ठीक है, यानी कि उनके जो एक्शन है, उनका जो काम है, उनका जो तरीका है, वो उनका जो गोल की तरफ चलने लगा, मतलब वो अपने घरों से चले हैं दिल्ली पहुंचने के लिए। सो यूनिटी ऑफ एक्शन सेम हो गया, ताकि मेरा एक जो कॉमन गोल है दिल्ली तक पहुंचना, वो पूरा हो सके। ठीक है, क्लियर गाइस? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. ओके ओके। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन जिसको बोलेंगे। एक होता है इंटरनल कोऑर्डिनेशन। इंटरनल कोऑर्डिनेशन में हम बात करेंगे कंपनी या हॉस्पिटल के अंदर ही कोऑर्डिनेशन होना, मींस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मींस सीधा सीधा, हॉरिजॉन्टल मींस ऐसा हॉरिजॉन्टल वाला, जिसमें इंडिविजुअल या डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बात करते हैं। वर्टिकल में नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, मींस टॉप टू डाउन अप्रोच या डाउन टू टॉप, यानी कि ऊपर वाली मैनेजमेंट के साथ नीचे वाले स्टाफ का आपस में कोऑर्डिनेशन करवाना, या नीचे वाले स्टाफ का उनके सुपरवाइजर्स, टॉप मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन करवाना, ताकि जो मेन हमारा काम है, जो मेन हमारा सर्विस है हॉस्पिटल का, वो मीट हो सके। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारा एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन अगर हम हॉस्पिटल में बात करें तो बाहर वाले लोगों से कोऑर्डिनेशन, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज गवर्नमेंट है, या आपके सप्लायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, या आपके एम्प्लॉयर्स हैं, किसी ने आपको भी सर्विसेज या काम कुछ दे रखा है जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करवाना जो है वो मेरा एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, अच्छा, एक कह रहे हैं कि कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन में एक फर्क क्या होता है। कॉपरेशन क्या होता है कि एक दूसरे
अपनी मर्जी से हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके अपनी जो भी गोल्स हैं या जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव उसको मीट कर रहे हैं, तो वो हो गया एक कॉपरेशन। जैसे मैंने आपके साथ कोऑपरेट किया, पुलिस के साथ कोऑपरेट किया, जो हम जनरली फैमिली में या फ्रेंड्स में या सोशल ग्रुप्स में करते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन की जहां पे बात करते हैं, वहां पर हमें एक दूसरे से काम लेना, उनको समझाना, कोऑपरेट करवाना, कोऑपरेट भी करा के उनसे आपके ऑब्जेक्टिव को मीट कराना। तो यहाँ पर इमोशनल वैल्यू या इमोशनल कनेक्शन ना हो और वॉलंटरी कोऑर्डिनेशन ना हो शायद, लेकिन कोऑपरेशन में रहता है लोग, क्योंकि कोऑपरेट तभी करते हैं ना जब लोग एक दूसरे के साथ कन्विंस होते हैं, है ना। ठीक है, अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक आता है विच इज डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट सुपर स्पेशलिटी एंड कॉर्पोरेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। So when we say corporate, guys just go through this, ये वाली 4-5 लाइनों को एक बार पढ़ो, मैं आपको फिर एक्सप्लेन करती हूँ। पढ़ा? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. बस ये वाले 4-5 पॉइंट्स है ना, बुलेट पॉइंट्स, इसको जस्ट गो थ्रू। Okay, done. Done, Nancy? Hello. Yes, ma'am. Okay, okay. Yes, ma'am. कॉर्पोरेट सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये ना एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन आपका। तो सुपर स्पेशलिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड सर्विस के अंदर फेमस होना, या मतलब सर्विस को प्रोवाइड करना। मल्टी स्पेशलिटी वेरी कॉमन, कि जहां पर हम बहुत सारे मल्टीपल ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी के अंदर एक दो ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्डियो हो गया, या आई केयर सेंटर हो गया, या आपका कोई सर्जरी के लिए इम्पोर्टेंट फेमस मतलब स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हो गई। लेकिन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में आपका मेडिकल, सर्जिकल, ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो हॉस्पिटल इज कॉल्ड अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इफ इट हैज मोर देन वन स्पेशलिटी अवेलेबल, लाइक मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, एक्सेट्रा, wherein a super specialty hospital is primarily and exclusively engaged in the care and treatment of the patient suffering from a specific illness. So they offer specialized services to their patients. जैसे कैंसर के लिए हो गया, आप कैंसर के लिए कौन सा हॉस्पिटल फेमस है सबसे ज्यादा? मैम टाटा कैंसर। टाटा कैंसर, हाँ, मुंबई वाला, राइट? यस मैम, कोलकाता में भी है। कोलकाता में भी है, पर आई थिंक सबसे ज्यादा फेमस मुंबई वाला है, करेक्ट? यस। Okay, so जैसे TX मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वी हैव थेरेपीज फॉर एवरी इलनेस, और ब्रॉड रेंज इन्होंने बताई, जैसे कि कार्डियक सर्विसेज, न्यूरो, आपका गैस्ट्रो है, डेंटल है, ये सारी चीजें आपकी आ गई।
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी जो है वो एक ही रूफ में प्रोवाइड की जाती है। दैट मीन्स एक ही बिल्डिंग में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल्स आपके वही, जैसे जनरल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, न्यूरो है, ENT, आपकी सारी सर्विसेज बेसिकली मोटा मोटे अगर हम कवर कर ले तो मल्टी स्पेशलिटी में। अच्छा, उसके बाद एक टॉपिक आ जाता है आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल। वो आई थिंक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, बड़ा टॉपिक है ये। So I think we are good to close today's session because the rest of the topics are again, little lengthy. We would not be able to cover within 3-4 minutes. So any questions so far, guys? Ma'am, hello, ma'am. You're not audible. Ma'am, am I audible now? Huh. Ma'am, I have a question. Like in super specialty hospital, there will be only one specialty or one more than one. It can be more than one also, like one or two, but then that will be focus specialized services. Okay, ma'am. Okay. Okay. So Nancy, we are good to close. Yes, ma'am. All right, then we'll meet in the next class and I'll be sharing. I think let me just complete all the sessions and then I'll share this file with you. Okay? Okay, ma'am. Yeah, and then meanwhile, if you can get the question paper from Seema, you can ask her to send you the question papers. Just go through the question papers also, so that you understand whether you are aligned with the topics that we are covering or not. Okay. Okay, Okay, ma'am. ma'am. Yeah. All right then. Take care. Bye, guys.